हेलो बाबू बहनी, क्या हाल चाल। उम्मीद है बढ़िया से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और साथ में अब पढ़ाई तो अब स्टार्ट कर ही दिए होंगे, क्योंकि अब तो 2-3 दिन बचा है। अब तो आप जी जान लगा दिए होंगे और साथ में अपना ख्याल रखिएगा। और आपको डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप डिप्रेस्ड हो जाए कि मुझे कुछ याद नहीं है। आप आराम से साल भर मेहनत किए, आप रगड़े हैं, अब फल लेने का समय। और आप फल लेने के समय अगर हड़बड़ा जाएंगे तो क्या आपको फल मिलेगा? फल नहीं मिल पाएगा। इस वजह से आपको डिप्रेस नहीं होना है, अपने आप को रिलैक्स रखना और आराम से तैयारी करना। आज आपके लिए हम न्यूमेरिकल के सवाल लेके आए, क्लास 10th के साइंस का, जिसे आप बहुत ज्यादा डरते हैं कि सर न्यूमेरिकल के सवाल नहीं लगते। और आज हम लगाएंगे। साइंस के 2 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, एक इलेक्ट्रिसिटी में और दूसरा लाइट में। इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और एनसीईआरटी के पूरे न्यूमेरिकल के सवाल लेके आए। बारी बारी से आराम से अपने बाबू बहनी के साथ रिलैक्स होकर हम सवाल कराएंगे, हमारे बाबू बहनी करेंगे। आपका काम क्या है? आपका काम ये है, जब सवाल स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आएगा, आप उसे पॉज करेंगे, पॉज करके सवाल खुद से लगाएंगे। और नहीं आएगा तब आप वीडियो देखेंगे ईमानदारी पूर्वक। और जितने सवाल है बताइएगा कि आप कितने सवाल सही किए। पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और पहले इलेक्ट्रिसिटी का लेके आए, उसके बाद हम लाइट वाले चैप्टर का करेंगे। सवाल पढ़ते हैं बेटा, क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ मच इज वर्क डन इन मूविंग ए 2 कूलम चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। कभी भी आपको न्यूमेरिकल के सवाल करने, आप सबसे पहले जो सवाल में दिया उसे निकालिए कि सवाल में एक्चुअल में दिया क्या है और हमें निकालना क्या। तभी आपको रिलेशन पता चलेगा, फॉर्मूला याद आएगा। आप कहते हैं ना सर फॉर्मूला भूल जाते, तो फॉर्मूला इसी से याद आएगा जब आप लिखेंगे सवाल में कि आपको सवाल में दिया क्या। अब यहीं पे देख लीजिए, कह रहा है चार्ज ऑफ 2 कूलम। आपको पता है चार्ज को हम क्यू से दिखाते। चार्ज दिया है आपको 2 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा भी आपको दिया है 12 वोल्ट। आपसे कह रहा है वर्क डन बताइए, डब्ल्यू बताइए। अब हमारे बाबू बहनी इसे देखेंगे तो एक रिश्ता याद आएगा। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सीरियल नहीं। इसके ये देखेंगे क्यू भी डब्ल्यू, तो आप सोचेंगे कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इनके बीच में कोई रिश्ता दिखा है। तो हमारे बाबू बहनी तुरंत याद आएगा, कहेंगे सर जी आप तो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाए थे, और पोटेंशियल डिफरेंस में आप बताए थे कि एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जो वर्क डन होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो क्यों ना हम फॉर्मूला लगाए। और जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको याद है डेल्टा भी बराबर पढ़े थे डब्ल्यू अपॉन क्यू। बस सवाल खत्म हो गया। डेल्टा भी की वैल्यू कितना दिया है सर जी? 12। डब्ल्यू आपको निकालना है, और क्यू आपको दिया है कितना? 2 कूलम। क्यू आपको कितना दिया है सर जी? 2 कूलम। क्यू आपको दिया है 2 कूलम। अब इतना बाबू वाला बहनी वाला छोटा लइकन वाला सवाल है। 2 को उधर कर देंगे तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आपका 12 इंटू 2, और 12 गुना कितना होता है? 24। और आगे कितना लगाएंगे? 24 जूल लगाएंगे, क्योंकि वर्क का यूनिट होता है आपका जूल। आंसर आ गया। ऐसे सिंपल सवाल अभी और भी हैं, स्टैंडर्ड जानते हो ना, बेसिक से लेके हाई लेवल तक आपको लेके जाएंगे। लेकिन ये बेसिक सवाल था एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का मतलब आपको सवाल लगाने, आपसे सवाल पूछ लेगा कि डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, और ये उसी में सवाल चिपका देगा, और 4 नंबर 3 नंबर के सवाल देगा, तुरंत लेके चले आएंगे आप घर, क्योंकि आप पढ़े हैं सवाल को। और ये आपका देख रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सवाल में क्या दिया है वो करना। पहला सवाल हो गया, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है बेटा इलेक्ट्रिसिटी से, ये भी हम सवाल करेंगे, उसके बाद हम आएंगे लाइट वाले पे। अगला कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम। सवाल आराम से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है हाउ मच एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या? कहीं ना कहीं ये वर्क की ही बात कर रहा है। इज गिवन टू ईच कूलम, यहीं पे आप गलत कर देंगे, आप खोदेंगे कि सर चार्ज कहीं दिया नहीं, लेकिन यहाँ पे ईच कूलम लिखा हुआ, पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, यानी कि फिर आपको पोटेंशियल कितना दिया है? पोटेंशियल दिया है आपको 6 वोल्ट। लेकिन सर कहीं पे कूलम चार्ज की बात तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए ईच लिखा है। ईच मतलब प्रत्येक, यानी कि एक कूलम, यानी कि चार्ज आपको कितना दिया है? चार्ज आपको दिया है 1 कूलम। आपसे फिर एनर्जी पूछ रहा है, यानी कि आपसे डब्ल्यू पूछ रहा है। और अभी हमारे बाबू बहनी सवाल करके आए हैं, V बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो क्यों ना डब्ल्यू बराबर हम लिख दे Q इंटू V। तो डब्ल्यू बराबर आप क्या लिखेंगे? Q कितना है? 1 कूलम। V कितना है? 6 वोल्ट। सॉरी, V कितना है आपका? V है आपका 6 वोल्ट।
तो W बराबर आ गया आपका 6 और आगे क्या लगा देंगे, आगे अबर बाबू बहनी लगा देंगे जूल और आंसर आ गया। देख रहे हैं कितना आसान है, कितना आसान है। केवल आपको ये चीज लिखना है कि आपको सवाल में दिया क्या। जैसे ही आप सवाल में लिखेंगे दिया क्या है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि सर इसके बीच में रिश्ता क्या है। हाँ बाबू सोना वाला नहीं, ये रिश्ता होता पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज और कूलम वो एनर्जी के बीच में। अगले सवाल पे बढ़ते, तीसरा सवाल, और ये सवाल है आपके लिए 50 रुपए। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, इतना अच्छा सवाल है कि ये अकेले सवाल 5 नंबर का बन जाएगा। और ये बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। और कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ याद है आपको, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट होगा। और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम R लगाए थे जिसका नाम था रेसिस्टेंस, और जिसे हमारे बाबू बहनी पड़ोसी कहते हैं। पड़ोसी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपोज करता है। सवाल पढ़ते हैं, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। कह रहा एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm, कितना ओम है सर जी, 20 ओम है, and a conductor of 4 ohm resistors are connected to a 6 volt battery। यानी कि आपको एक ही सर्किट में आपको क्या क्या उसमें जोड़ा है, एक आपको लैंप जोड़ा है, और लैंप के बाद आपसे कह रहा एक कंडक्टर जोड़ा है, कोई मान लेते हैं कंडक्टर है, और ये आपका ऐसे सर्किट बना। पहले अगर ऐसे सर्किट वाले सवाल आए तो आप ऐसे बना लेंगे। अब कितने लैंप कितने का है सर जी, 20 ओम का। कंडक्टर कितना है, 4 ओम का, और बैटरी कितनी है सर जी, 6 वोल्ट। अब सवाल पढ़ते हैं, सवाल में पूछा क्या। सबसे पहला सवाल पूछा है कि टोटल रेसिस्टेंस, और हमारे बाबू बहनी टोटल रेसिस्टेंस पढ़ते ही समझ गए होंगे सर, आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है। और आर इक्विवेलेंट सीरीज का होता है कि R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल का होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो पढ़े हैं, नहीं पढ़े होगे गधों, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है, वही जाके बीच में पढ़ लेना। पहला सवाल तो आपके लिए आसान हो गया। आसान किस लिए होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये लैंप और बल्ब कंडक्टर किसमें जुड़ा हुआ है, ये दोनों सीरीज में जुड़े। और सीरीज में आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, सीरीज में आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2। जितने रेजिस्टेंस सबको जोड़ देना। कितना है इलेक्ट्रिक लैंप का, 20 ओम, बल्ब का कितना है, 4 ओम, तो टोटल कितना ओम हो गया, 24 ओम। यानी कि आपसे आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 24 ओम। पहला सवाल आपका हो गया। दूसरा सवाल कह रहा है कि नेट करंट थ्रू द सर्किट, यानी कि जब इस वोल्टेज से करंट निकला होगा, इस वोल्टेज से करंट निकला होगा तो कितना निकला होगा। आपसे टोटल करंट पूछ रहा। तो बी वाला सवाल आपसे जब टोटल पूछे तो ओम्स लॉ आपको पता है, ओम्स लॉ बराबर होता है V बराबर I इंटू R। इतना तो पढ़े। अब अगर सर्किट का पूछ रहा है तो आप R की जगह क्या रखेंगे, आप R की जगह R इक्विवेलेंट रखेंगे। और जैसे ही आप R इक्विवेलेंट रखेंगे आपके सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। अब अगर ये रख दिए तो I बराबर क्या होगा, I बराबर होगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। ये मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा कोई उतना खास नहीं है, बता दिए आपको। R इक्विवेलेंट I बराबर क्या लिखेंगे, I बराबर V कितना है सर जी, 6 वोल्ट। R इक्विवेलेंट कितना निकालना है सर जी, 24। काटेंगे 1/4 आएगा, और ये होगा आपका 0.25 एम्पीयर। ये रहा आपका बी वाला सवाल। देख रहे हैं कितना आसान सवाल है। आसान सवाल इसलिए है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। मेरे बाबू बहनी को कॉन्सेप्ट पता है कि सर अगर रेसिस्टेंस की बात कर रहा है, करंट की बात कर रहा है, वोल्टेज की बात कर रहा है, तो हमें रिश्ता पता है, V बराबर होता है IR। और ये रिश्ता कौन बनाया था, ये हमारे चच्चा ओम्स लॉ बनाए। और तीसरा सवाल इसी में आते, ये आप कर लेंगे। तीसरा वाला सी वाला सवाल, सी वाला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। मिटा दिए क्या जी, ये इलेक्ट्रिक लैंप था आपका, फिर से बना दे रहे, फिर से बना दे रहे बाबू बहनी के लिए। ये आपका एक लैंप था, एक आपका कंडक्टर था, और एक आपका ऐसे वोल्टेज था। ये कितने का था, ये 20 ओम का था। ये कितने का था, ये 4 ओम का था। कितने वोल्ट की बैटरी थी, 6 वोल्ट की। अब हम करंट तो निकाल लिए, कितना करंट आ रहा है, करंट आ रहा है सर जी 0.25 एम्पीयर। अब सवाल पढ़िए क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। आपको पता है अगर सीरीज में होगा तो वोल्टेज डिवाइड होते, करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
अब जैसे हम यहां से करंट निकाले 0.25, तो यहां भी सेम करंट गया होगा और यहां भी सेम करंट गया होगा, लेकिन वोल्टेज का डिवीजन हुआ होगा। यहां पे मान लेते V1 गया होगा, यहां मान लेते V2 गया। अब यहां आपको पता है कि लैंप में कितने का करंट गया सर जी, 0.25, और रेसिस्टेंस कितना है 20 ओम, और आपसे V1 पूछा है, तो हमारे बाबू बहनी तुरंत बताएंगे सर जी V1 बराबर होता है IR। तो V1 बराबर हो जाएगा आपका I कितना है 0.25, और रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। तो V1 बराबर आपका आ जाएगा कितना, 25 दूना 50, 2.5 आपका आ जाएगा 5 वोल्ट। तो अगर इसमें 5 वोल्ट आ गया है और ये 6 वोल्ट का है, तो आप तुरंत निकाल लेंगे सर ये इसमें 1 वोल्ट आया, कर देना यहां पे V2 भी कर देना। V2 बराबर क्या होगा I R। V2 बराबर I कितना है सर जी 0.25, R कितना है, इसमें कितना है 4 ओम, तो V2 बराबर कितना 25 चौक 100 यानी कि 1 वोल्ट। ये आप आंसर निकाल दिए दोनों। देख रहे हैं कितना आसान है, ये सब सवाल आप कॉन्सेप्ट से ही कर पाएंगे। पहला सवाल आपसे टोटल रेसिस्टेंस पूछा था, टोटल रेसिस्टेंस आपको लगा कि सर जी सीरीज में जुड़े हैं, तो आप तुरंत इसको जोड़ दिए। कितना ओम आया, आपका आया 24 ओम। 24 ओम आने के बाद आपसे पूछा नेट करंट पूछा, तो आप लगाएंगे IV बराबर IR। R इक्विवेलेंट पूछा, तो R पूरा सर्किट में करंट पूछा, तो R इक्विवेलेंट लगाएंगे, और फॉर्मूला आएगा I बराबर V अपॉन R इक्विवेलेंट, और वैल्यू रखेंगे तो I आया 0.25। अभी इतने में उसका मन नहीं भरा, आपसे अभी और सवाल कह रहा है कि हमें C बताइए पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक लैंप में और इसमें बल्ब। तो इलेक्ट्रिक लैंप और बल्ब में आपको क्या करना है, करंट तो सेम जाएगा, आपको रेजिस्टेंस पता है V1 और V2 मान के, V1 आया 5 वोल्ट और V2 कितना है 1 वोल्ट। उम्मीद है बढ़िया से आप सवाल कर लिए होंगे, और नहीं भी किए होंगे तो आप एक बार दो बार और घुमा घुमा के देखिएगा, रिपीट करके। नेक्स्ट सवाल है चौथा, हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन। आपसे क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, आई फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, यानी कि आपको पोटेंशियल कितना दे दिया, पोटेंशियल दिया है आपको 220 वोल्ट। द रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज, यानी कि आर आपको दिया है कितना 1200 ओम। बताइए, ये तो हमारे बाबू बहनी के लिए ऐसे हाथों नहीं खेले जी, इसे मुंह में बोल देंगे। हाँ बोल दोगे ना, इतना तो मेहनत किए जी आप लोग के लिए, इतना मेहनत किए कि हमारे बाबू बहनी अपने मुंह में से आंसर ला देंगे। सर जी क्या पूछ रहे हैं, V बराबर हम जानते हैं ओम्स लॉ से कि I इंटू R होता है, तो सर हमसे I पूछ रहा है, तो क्यों ना हम I बराबर V अपॉन R कर दे, कर दीजिए, अगर आपकी मर्जी है तो कर दीजिए, कोई बात नहीं। V कितना है सर जी 212, 220, रेसिस्टेंस कितना है सर जी 1200, एक जीरो से एक जीरो कटा, दो बार में काटेंगे, ये 11 होगा और ये 60 होगा, और 11/60 कितना आएगा, अरे कर लो, 11/60 कितना आएगा, रुक जाओ थोड़ा सा समय बचाने के लिए हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 11/60 कैलकुलेटर यूज कर ले रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मान लो झूठ में क्या फायदा, समय जाएगा। 11/60 होगा आपका आंसर 0.18, और ये 0.18 क्या है सर जी, एम्पियर है, और आपका आंसर आ गया। सवाल कहां आसान हो जाएगा, जब ये लिखना शुरू करेंगे आप, जब ये लिखना शुरू करेंगे I बराबर I V और R क्या क्या दिया है, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे हैं डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो आप ऐसे सवाल नहीं कर पाएंगे। हाँ पर बाबू बहनी के लिए जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वही बता रहे हैं। जानवर करते हो तुम लोग कितना लॉयल है, लास्ट तक छोड़ेंगे नहीं, तुम लोग को टेंशन नहीं लो। अगला सवाल इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ही सवाल है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। फिर आपको क्या दिया है, वोल्टेज दिया है, कितना दिया है सर जी 60 वोल्ट, 60 वोल्ट। When it draws a current of 4 एम्पियर, यानी कि इस बार आपको क्या दिया, करंट दिया है 4 एम्पियर। What current will the heater drive the potential increase to 120 वोल्ट। ये मान लेते हैं केस फर्स्ट था। केस फर्स्ट में जब हम 60 वोल्ट बैटरी था तो एम्पियर कितना करंट आ रहा था, 4 एम्पियर। अब कह रहा है कि केस सेकंड में कि अगर हम इसको, केस सेकंड ये कह रहा है अगर हम पोटेंशियल को बढ़ा के 120 वोल्ट कर दें तो करंट कितना जाएगा। अब हमारे बाबू बहनी सोचने लगे, सर जी तुक्का मारना है का, तुक्का नहीं मारना, दोनों कॉन्सेप्ट है, और एक बिना कॉन्सेप्ट के भी आप सवाल कर सकते।
सवाल ये है 60 वोल्ट बैटरी पे 4 एम्पियर का करंट जा रहा था। आप कहेंगे हाँ सर जा रहा था। आप ओम्स लॉ भी पढ़े होंगे कि सर अगर किसी डायमेंशन को कांस्टेंट रख दे तो जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा करंट होगा। अच्छा 60 से कितना बड़ा है सर जी? 120, यानी कि 60 का डबल 120 हुआ है, तो क्यों ना 4 का डबल कर दे 8 एम्पियर, और आंसर आपका आ जाएगा 8 एम्पियर। बस नहीं नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको करना क्या, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं अपन बाबू बहनी को कि करना क्या। हम भूल गए कि ये हम कुछ बताएं अपन भाई। सवाल ये है आपसे, ये दोनों दिया था, अभी इस वाले केस को भूल जाए। आपको भी दिया आई दिया, क्यों ना हम यहां से रेसिस्टेंस निकाल लें। और रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे? भी बराबर आई इंटू आर। तो आर बराबर क्या होगा? आर बराबर होगा भी अपॉन आई। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। भी कितना है? 60 वोल्ट, और आई कितना है? 4। काटेंगे तो रेसिस्टेंस आएगा आपका 15 ओम। अब आपको रेसिस्टेंस मिल गया कितना? 15 ओम। रेसिस्टेंस कितना मिला आपको? 15 ओम। रेसिस्टेंस तो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी। और जब हम सर्किट को, मटेरियल को बदल नहीं रहे हैं, तो क्या रेसिस्टेंस बदलेगा? आप कहेंगे नहीं सर नहीं बदलेगा। तो जब नहीं बदलेगा तो यहां पे हम मान लेते हैं कि आर बराबर कितना रहा होगा? अभी भी कितना रहा होगा सर जी? 15। सही है। अब आपसे करंट पूछ रहा है तो हमारे बाबू बहनी फिर लगाएंगे सवाल, भी बराबर आई इंटू आर। अब इस बार क्या पूछ रहा है आपसे? आई पूछ रहा, तो आई बराबर लगाएंगे भी अपॉन आर, और वैल्यू रख देंगे। भी कितना कर दिया? 120, और आर कितना है आपका? 15। तो 15 बाटे कितना हो जाएगा? 120, और आंसर आपका आ गया 8 एम्पियर। और झूठ मत बोलना, काला कौआ काटेगा, हम पहले ही बता दिए थे आंसर कितना आएगा? 8 एम्पियर। क्यों आएगा? क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल था। अगर एमसीक्यू में ऐसे सवाल आए तो आपको ये सब नहीं करना, आपको देखना कितना बढ़ा। जैसे ही 60 से 120 आप देखें कि डबल हो गया, तो आपको लगेगा सर करंट भी तो डबल हो जाएगा, और करंट भी 4 से कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर। लेकिन अपन बाबू बहनी को हम कॉन्सेप्ट भी बताएं कि आपको कैसे करना। ऐसे सवाल करने आपको बढ़िया से सवाल करिएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार रिपीट रिपीट करके देखिएगा। रिपीट करके देखेंगे तभी तो आपको कुछ मिलेगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बढ़िया बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी के सवाल है। अगला सवाल है, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर। लेंथ कितना दिया है? 5 मीटर, यानी कि एल बराबर आपको दिया है 5 मीटर। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 25 मीटर स्क्वायर, यानी कि ए आपको दिया है 25 मीटर स्क्वायर। रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल दिया हुआ है 100 ओम मीटर, और हमारे बाबू बहनी कह रहा है रेसिस्टेंस बताओ। अब अगर ये 4 चीज आप ऐसे लिखेंगे तब आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि सर ये 4 चीज है, कोई रिश्ता है क्या इनके बीच में? हाँ रिश्ता तो है ही है। रिश्ता क्या है सर जी? आर बराबर हम पढ़े थे रो इंटू एल बाई ए। अरे अब तो सवाल हो गया सर जी, क्योंकि ये सबकी वैल्यू दी हुई है, तो दी हुई है तो कर लीजिए। आर बराबर रो की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100, एल कितना दिया है? 5, एरिया कितना दिया है आपका? 25। काट दो, 25 चौको 100, 4 पचे 20, तो आंसर आ गया आपका 20 ओम। कितना प्यारे सवाल है बताइए, कितने प्यारे सवाल है। इतना बढ़िया सवाल है। आपको केवल ऐसे ही सवाल पूछता एग्जाम, आपको ऐसे दिया रहेगा, जब आप निकाल लेंगे कि गिवन क्या है, जैसे ही आप गिवन निकाल लेंगे आप आराम से सवाल को कर लेंगे। ये रहा आपका सवाल 6वां नंबर का। अब आते हैं अगले सवाल पे, 7वां सवाल। फिर वही सब घुमा फिरा के दिया हुआ। इस बार कह रहा है रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल ऑफ वायर लेंथ 1 मीटर इज 30 ओम मीटर। ये सब ध्यान देना, आपको रेसिस्टिविटी का यूनिट बताए थे। रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम, मीटर, और रेसिस्टेंस का होता है ओम, लेंथ का होता है मीटर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ये कभी कभी यूनिट से भी आपको पकड़ना होता है कि एक्चुअल में सवाल में दिया क्या। कह रहा है रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल ऑफ वायर ऑफ लेंथ, 1 मीटर वायर का जो रेसिस्टिविटी है वो दिया है 30 ओम मीटर, यानी कि आपको ओम दिया है, रो दिया है कितना? 30 ओम मीटर। लेंथ कितना दिया? लेंथ दिया आपको 1 मीटर। कह रहा है द रेडियस ऑफ वायर इज 1 मीटर, यानी कि इस बार आपसे थोड़ा सा घुमाया, आपको रेडियस दिया है और आपसे रेसिस्टेंस पूछा। सर जी अभी तक तो एल दे रहा था, ए दे रहा था, रो दे रहा था, अब ये रेडियस का क्या खबर है? तो आपको पता है ये क्या है? वायर। और वायर का आपका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जैसे ही आप ये करेंगे आर, अब वहां पे वैल्यू का यह यूज होगा, क्योंकि एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर।
तो एरिया बराबर क्या होगा, पाई तो हम ऐसे ही लिख देंगे, और आर मतलब 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 के स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, यानी एरिया किसके बराबर है, पाई मीटर स्क्वायर के बराबर। और पाई की वैल्यू हमारे बाबू बहनी को तो तुरंत पता है 3.14। अब आपसे आर पूछा, अब आर बराबर तुरंत सवाल लगाएंगे, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। आर बराबर रो की वैल्यू कितनी दी हुई है, रो की वैल्यू दी हुई है 30, एल की वैल्यू दी हुई है 1, और एरिया कितना दिया हुआ 3.14। सॉल्व कर लेंगे, लगभग लगभग आपका कितना आएगा, 3 दहा में 30, लगभग लगभग 9 पॉइंट कुछ आएगा, और आर बराबर आपका हो जाएगा 9.9 ओम। ऐसे एग्जैक्ट अप्रॉक्स बता दे रहे हैं, जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देख रहे हो तुम लोग के लिए शायरी लाने वाले थे, लेकिन अब मोबाइल फंस गया, हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए नहीं ले पाए, ले लेते तो सुना देते, सॉरी। आज के लिए हम माफी चाहते। हम आपको लास्ट क्लास में जब केमिकल रिएक्शन लाएंगे, पूरे साइंस चैप्टर का ऑल केमिकल रिएक्शन, वहां से आपको 13 नंबर 14 नंबर मिलेंगे, वो लेके आएंगे। तो आपको सवाल शायरी शुरू में भी सुनाएंगे और लास्ट में भी सुनाएंगे, क्योंकि हमारे बाबू बहनी पता नहीं लास्ट क्लास हो शायद, क्योंकि उसके बाद फिर हम 12th वालों को 9th वालों को शुरुआत करेंगे, क्योंकि आप लोग तो विदा हो जाएंगे हमसे। हाँ, भूलना नहीं, मिस करते रहेंगे आप लोग को, और करते भी हैं। चलिए, ये सवाल समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं अपन बाबू बहनी के लिए। अभी भी इलेक्ट्रिसिटी देख लो कितना सवाल लेकर आए। अच्छा, ये सवाल लग रहा है रिपीट हो गया है, सॉरी, ये सवाल रिपीट हो गया, ये करवा चुके हैं हम लोग को सवाल, ये रिपीट हो गया। देखो ये टाफी वाला, हाउ कैन 3 रेजिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 2 ओम 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm। कह रहा है कि इस बार हम खेल खेलते हैं। खेल ये खेलते हैं कि आपको हम 3 रेजिस्टर दे देते हैं, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का, और एक 6 ओम का। हम ये आपसे कह रहे हैं कि आप ऐसे जोड़िए कि एक बार कॉम्बिनेशन हमें 4 ओम मिले और एक बार कॉम्बिनेशन हमें 1 ओम मिले। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि सर जी ये कैसे, तो हम सॉल्व करते, थोड़ा सा दिमाग लगाते। अगर 4 ओम की बात कर रहा है, पहला हमें ए निकालते, ए कितना, हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए, हमें आर इक्विवेलेंट कितना चाहिए सर जी, 4 ओम। 4 ओम का हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए, क्यों ना हम 3 और 6 को पैरेलल जोड़ लें, ऐसे 3 और 6 को हम पैरेलल जोड़ लें, और 2 ओम को हम सीरीज में जोड़ लेते हैं। ये आपका मान लेते, कितना खराब हो जा रहा जी, ये मान लेते हैं आपका ऐसे रहा होगा, ये मान लेते हैं 3 ओम का है, और ये मान लेते हैं 6 ओम का, 2 ओम को हम ऐसे लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए, अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/3 प्लस 1/6। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 होगा, यहां पे कितनी बार में, 2 बार में, यहां पे 1 बार में, होगा आपका 3/6। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट था, रुक जाए 1 मिनट, सॉरी, 3/6 था ना, आर इक्विवेलेंट बराबर कितना, यहां 3 होगा, यहां 6 होगा, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया सर जी, 6/3, काटेंगे तो आंसर आएगा 2 ओम। यानी कि अगर इन दोनों को हम ऐसे मिला लें तो इनका कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है, इनका कॉम्बिनेशन आ रहा है 2 ओम। और अगर 2 ओम वो आया और 2 ओम जैसे आगे आएंगे ये सीरीज में मिलेगा, तो टोटल आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 + 2, और आंसर हो जाएगा आपका 4 ओम। यानी कि आर इक्विवेलेंट हमें कितना चाहिए था, आर इक्विवेलेंट हमें चाहिए था 4 ओम, और 4 ओम हमें मिल गया। यानी कि अगर हमें 3 रजिस्टर मिले हो, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम का, और हमसे आर इक्विवेलेंट पूछे कि हमें 4 ओम चाहिए, आप कहीं से भी लाके दीजिए, हमें 4 ओम चाहिए, नहीं जैसे तुम लोग छोटा बहुत पैसा मांगो, हमको चाहिए। हाँ, दो चार थप्पड़ खाते थे वो तो पता है। तो आपको 4 ओम का अगर चाहिए तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि क्या करें। तो हम कहें कि 6 और 3 को आप पैरेलल में कर लें, पैरेलल में करेंगे तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आया, 2 ओम, और 2 ओम आप सीरीज में कर लेंगे, 2 ओम इसका, 2 इसका, कितना होगा 4, आपका मिल गया आंसर 4 ओम। बी वाले सवाल को देखते हैं, ये एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हम अगले सवाल को करें। बी वाले सवाल को देखते हैं।
बी वाले सवाल के लिए हमें कितना चाहिए, 1 ओम। अगर थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट लगाएं तो पैरेलल में ऐसा होता है कि जो आर इक्विवेलेंट मिलता है वो सबसे कम रजिस्टर वाले से भी कम मिलता है। तो सबसे कम कौन है, 2, और चाहिए कितना, 1। तो क्यों ना हम तीनों को एक बार पैरेलल में करके देखें। तुम लोग को लग रहा होगा सर जी पहले ही सोच के आओगे कि हमको पैरेलल आंसर सब पता होगा सर जी को, इसीलिए। नहीं जी, पता नहीं, तुम लोग के साथ ही लगा रहे हैं। 1 ओम का चाहिए तो पहले ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम। आपसे कह रहा है कि हमें आर इक्विवेलेंट 1 ओम चाहिए, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पैरेलल का। क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अरे आर से ज्यादा कनेक्शन है क्या, इतना आर पढ़ रहे हैं हम लोग। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 कितना है, 2, R2 कितना है, 3, और R3 कितना है, 6। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 6 आएगा। यहां से 3 बार में जाएगा तो 3 लिखेंगे, यहां 2 बार जाएगा तो 2 लिखेंगे, और यहाँ 1 बार जाएगा तो 1 लिखेंगे। और ये कितना है, 1/R इक्विवेलेंट। हाँ खुशी तो आ गया होगा, लग रहा होगा हाँ सर ये सर जी क्या करे बता, हम कर लेते हैं गधो, पता है तुम लोग इतना बुद्धि नहीं लगाते हो। 1/R इक्विवेलेंट बराबर ऊपर का जोड़िए कितना होगा, 3 2 5 1 6, नीचे कितना है 6, काटेंगे तो 1 आएगा। तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा, 1 ओम। और हमारे बाबू बहनी तुरंत खुश होकर लड्डू लेकर आएंगे, सर जी आंसर आ गया। आंसर आ गया क्योंकि आपको 1 ओम ही तो चाहिए था, और 1 ओम मिल गया तो आंसर आ नहीं गया। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही सवाल है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब। आपको वॉट मतलब क्या, अब आपको वॉट दिया है तो आपको सोचना पड़ेगा वॉट किसका यूनिट है। तो हमारे बाबू बहनी की इतना तो याद है कि वॉट होता है पावर का यूनिट। और आप साथ में क्या दिया है, वोल्ट दिया है, यानी कि भी दिया है कितना, 220 वोल्ट। और आपसे क्या पूछ रहा है, रेसिस्टेंस। तो आपको हम 3 फार्मूला बता रहे हैं पावर का। अगर कभी आपसे रेसिस्टेंस पूछ ले, वोल्टेज देके, करंट पूछ के, पावर पूछ के आपसे करंट पूछ ले, तो आपको 3 फार्मूले याद रहने चाहिए। पहला है P बराबर होता है V इंटू आई, दूसरा होता है I स्क्वायर R, और तीसरा होता है V स्क्वायर अपॉन R। ये तीनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी आपको V और I देके पावर पूछ लेगा, कभी I और R देके आपसे पावर पूछ लेगा, कभी V स्क्वायर अपन R देके आपसे पावर पूछ लेगा। आपको अभी सवाल में पावर दिया, V दिया, आपसे R पूछ रहा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, लगेगा V स्क्वायर अपॉन R वाला, यानी कि आपको फार्मूला लगाना है P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। R को आप यहां करेंगे और फार्मूला होगा V स्क्वायर अपॉन P। वैल्यू रख दीजिए, V स्क्वायर कितना है, 220 इंटू 220, अपॉन में आप लगा देंगे कितना, 100, और एक जीरो से एक जीरो ये कटा, एक जीरो से ये कटा, और गुणा करेंगे तो R बराबर आएगा आपका 484 ओम। एक बार गुणा करके देख लेना, कराते कराते आदत हो गया, आंसर यही आएगा। लेकिन एक बार आप अपने से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, आंसर कितना आया, 484 ओम। लेकिन आपसे सवाल जरूरी नहीं है कि यही पूछे, आपसे सवाल कभी आई और आर देके पावर पूछ सकता है, कभी आपसे भी और आई देके पावर पूछ सकता है। तो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, P बराबर V इंटू आई, आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर अपन आर। ऐसे सवाल आपसे पूछेगा तो आप कर लीजिएगा, बढ़िया से सवाल करिएगा। अगला सवाल वैसे ही सवाल है, लेकिन इस बार आपसे कुछ और पूछा। करंट इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट when it is operated on 120 वोल्ट पावर कंज्यूम। देख लो घुमा के सवाल कैसे पूछा। सवाल पढ़ लीजिए, कह रहा एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, केस फर्स्ट देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, हमारे बाबू बहनी घर जल रहा होगा, जिसके नीचे वो लोग पढ़ रहे होंगे। हाँ पढ़ रहे होगे ना, अरे अब तक बाबू सोना छोड़ो, पढ़ लो, 2-4 दिन बचा हुआ। केस फर्स्ट क्या है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब कितना रेटेड है, वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, सही है। अब पावर दिया है 100 वॉट। लेकिन आपको केस सेकेंड भी कह रहा है कि अगर हम वोल्टेज को
वोल्टेज को अगर हम 110 वोल्ट कर दें, यानी कि भी आपका कितना कर दें 110 वोल्ट, तो हमें पावर बताइए। अब हमारे बाबू भाई नहीं ऐसे कपारे हाथ धैले होगा, इतना का करे, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना आर दिया है ना आई दिया है, कैसे का निकाले। लेकिन जस्ट केस थोड़ा सा पीछे जाइए, बस आधा घंटा, हाँ ना बैक नहीं जाना है, चली गई है वो, थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे तो आपको आई वाला दिखाए थे कि आपको कैसे रेसिस्टेंस निकाल के आप आई निकाले। यहां भी ऐसे ही काम क्यों ना करें, पी दिया और भी दिया, पी और भी दिया है तो आपको फॉर्मूला एक लगाएंगे, पी बराबर भी स्क्वायर अपॉन आर, और आर बराबर लिखेंगे भी स्क्वायर अपॉन पी। जब सॉल्व किए थे आंसर आया था 220 गुणे 220 अपॉन 100, और काट देंगे 0 0, तो रेसिस्टेंस आपका आएगा 484 ओम। और आपको पता है कि रेसिस्टेंस ऐसी प्रॉपर्टी है जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो आपका घटाने बढ़ाने से वो कांस्टेंट रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें आर मिल गया तो क्यों ना हम आर की वैल्यू यहां डाल दें, आर की वैल्यू हम यहां डाल दें 484 ओम। अब फॉर्मूला लगा लीजिए, पी बराबर होगा भी स्क्वायर अपॉन आर, भी कितना है इस बार 110 है, तो स्क्वायर करेंगे तो ओह मालिक टेंशन में है क्या, 110 अपॉन आर कितना निकाले हैं 484, सॉल्व करेंगे आंसर कितना आएगा, कर दे रहे हैं तुम लोग, अपना जोड़ना घटाना, इतना टाइम मान लो क्या फायदा टाइम बर्बाद करके, इतना ज्यादा सवाल नहीं देगा आपको, काट देना, भागा 484, आंसर आएगा आपका 25। ठीक, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 25 वॉट, ये रहा आपका आंसर। हाँ हाँ कर लेना, तुम लोग कर लेना, 11 ये 22 गुणे 22 करोगे, 11 से 22 कटेगा 2 बार में, 11 से 22 कटेगा 2 बार में, ये 4 हो जाएगा, ऊपर 100 बचेगा, 25 चौको 100, आंसर कितना आया 25 वाट। सेम ऐसे ही सवाल आपको करंट में भी कराए थे, आपसे करंट पूछ रहा था, रेसिस्टेंस निकाल के फॉर्मूला लगाए तुरंत ओम्स लॉ, आंसर आ गया था। कर लेंगे ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है हमारे बाबू भाई, अरे भैया 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेसिस्टर, फाइंड द करंट ड्रॉन अक्रॉस द रेसिस्टर। फिर आपसे कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, और इतनी बार कह रहे हैं, इतने हम उनसे नहीं कहे होंगे, हाँ उन्हीं से आपसे सवाल में कह रहे, पर्सनल चले जाते हो तुम लोग, सवाल में बार बार आपसे कहते हैं कि आप गिवन लिखिए, जैसे ही आप सवाल में गिवन लिखेंगे आपको तुरंत रिश्ता याद आएगा कि कौन किसके साथ रिश्ते में है। हीट प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड, 100 जूल ऑफ हीट, हीट आपसे यानी कि H दिया है कितना 100 जूल, 100 जूल, प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रजिस्टर, यानी कि R कितना दिया, R दिया आपका 4 ओम, ईच सेकेंड दिया है, वहां पे ईच कॉलम कहीं पढ़ के आए थे, ईच सेकेंड को ईच कॉलम पढ़ के आए थे कहीं पे, ऐसे ईच सेकेंड, ईच मतलब 1 सेकेंड, यानी कि टाइम आपको दिया कितना, टाइम दिया आपको 1 सेकेंड, कह रहा है आपसे आई बताइए। सर जी ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ाए थे क्या आप अपन बाबू बहनी के पढ़ाए थे बेटा, जब आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे वहां पे जूल्स लॉ पढ़े थे, और जूल्स लॉ के हिसाब से आप फॉर्मूला पढ़े थे H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अरे सर जी यही है, हाँ याद नहीं आया होगा ना, और वो याद आ गया होगा, बाबू खाना खाए, अब वही तुम लोग बाबू खाना खाए पूछ रहे होगे ना, हम लोग पूछते तो समझ में आ रहा, मान लो हम लोग बड़े हो गए, लेकिन तुम लोग भी पूछ रहे हो, 2-3 दिन ना पूछो, अपने पूछ लो बाबू पढ़े नहीं पढ़े। एच आपसे आई पूछ रहा, आपको एच दिया, आर दिया, टी दिया, तो क्यों ना हम आई स्क्वायर को यहीं छोड़ दें, और एच ऊपर था ऊपर रहने दे, ये मल्टीप्लाई में है तो आर कहां चला जाएगा नीचे, और टी भी कहां चला जाएगा नीचे, तो आई स्क्वायर बराबर एच कितना दिया है 100, आर कितना दिया है 4, टाइम कितना दिया 1 से मल्टीप्लाई होगा आपको कुछ होगा नहीं होगा, 4 का काटेंगे 25 बार में, तो आई स्क्वायर कितना आया, आई स्क्वायर आया आपका 25, और स्क्वायर मतलब जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 मतलब गधों इतना तो पता होगा 5 एम्पियर, और हमारे बाबू बहनी तुरंत आंसर आ गया 5 एम्पियर। बढ़िया बढ़िया सवाल है, सही बता रहा है, आप मजाक में मत लीजिएगा।
ऐसे सवाल आपको अलग करके जाएगा और लोगों से, ऐसे सवाल आपको और लोगों से अलग, बहुत ही गहरी बात बता रहे हैं आपको, ऐसे सवाल आपको और लोगों से अलग करेगा, क्योंकि वो लोग ये तैयार करके नहीं जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। और आप अगर ये करके जाएंगे तो आप अलग लेवल का करेंगे, आप टॉपर बनेंगे, बोर्ड टॉप कर सकते हैं आप। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको टॉप कराएगा, आपको स्कूल में, जिले में और स्टेट में। तो ऐसे बढ़िया से आप करके जाइएगा। अगला सवाल कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट, फिर आपको भी कितना दिया है 200। अब तो तुम लोग एकदम याद हो गया होगा जी। जनरेटर करंट इस उसमें करंट कितना है 0.5 एम्पियर। कह रहा पावर बताइए। देखिए अभी तुम लोग से कहे थे ऐसे सवाल आपसे पूछेगा, हाँ पूछेगा भाई, नहीं आपसे बाबू, हमारे बाबू लल्ला मुन्ना हमसे ऐसे सवाल आपसे पूछेगा। आई बराबर कितना 0.5 एम्पियर, आपसे पावर पूछ रहा है, आपसे पावर पूछ रहा है। तो अभी बताया आपको तीन फॉर्मूला था, P बराबर V इंटू आई, P बराबर आई स्क्वायर आर और P बराबर V स्क्वायर अपन आर। इस बार आपको V और I दिया है, पावर पूछ रहा है, हम नन्ना मुन्ना बच्चा लल्ला ऐसे करेंगे V इंटू आई। इक्का है साइन लगा दिए जी प्रोपोर्शनल का। हमारे बाबू भाई नहीं तुरंत ऐसे सवाल लगाएंगे P बराबर V इंटू आई और गुणा करके चले आएंगे और आंसर लेके चले आएंगे। V कितना है 220, आई कितना है 0.5 और आधा है, यानी कि आधा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110 वॉट। 110 वॉट ये आपका सिंपल सा आंसर है। कर ले रहे हो ना, कर ले रहे हो कि अभी डिप्रेशन में हो? डिप्रेशन में नहीं जाना है आपको, तैयारी करना है। हम लोग डिप्रेशन में रहेंगे चलेगा, तुम लोग मत डिप्रेशन में रहो। कर लिए? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेटेड 8 आवर पर डे। ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी से सवाल है, वहां से दो सवाल बनेंगे। इसका चांस कम है, सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा पूछता है लेकिन यूपी बोर्ड में नहीं पूछेगा। सीबीएसई बोर्ड वाले ये ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन यूपी बोर्ड वाले अगर छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका दो चीज पूछता है, सबसे पहले तो कॉमर्शियल यूनिट पूछता है, तो कॉमर्शियल यूनिट होता है किलो वॉट आवर। पूरा लिख दे, किलो वॉट आवर, ये यूनिट है, एमसीक्यू का पूछता है। अगला सवाल पूछता है कि एक यूनिट में, एक किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो इसके लिए हम निकालते हैं एक यूनिट बराबर कितना जूल होगा। किलो मतलब 1000 और आवर मतलब एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 36 लाख जूल। कितना आएगा 36 लाख जूल। ये दूसरा सवाल बनता है कि एक किलो वाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो आपको याद रखना है कितने 36 लाख जूल। अब सवाल पढ़ते हैं, ये एक बार पढ़ लेना, ये सवाल छोड़ के चले जाना, मानना चले जाना कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों चीज पढ़ के जाना कि मात्रक क्या होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का वो होता है किलो वाट आवर, और एक किलो वाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो वो होते हैं 36 लाख जूल। हाँ बता देना 36 लाख जूल, भूलोगे नहीं, इतना तो पता। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बढ़िया सवाल है। हमको एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट सवाल है सर। कह रहा है इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेटेड 8 आवर्स पर डे, यानी कि पावर कितना कह रहा है, ये कह रहा है आपका 400 वॉट है। पावर कितना रेटेड है 400 वॉट, यानी 400 वॉट का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जो एक दिन में कितने घंटा चल रहा है, एक डे में कितना घंटा, 24 घंटे में 8 घंटा ऑपरेट हो रहा है। सही बात। कह रहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। 30 दिन के लिए अगर चले तो कितना कॉस्ट होगा। तो अगर 30 दिन की बात करें तो टोटल घंटा जोड़ेंगे कितना होगा, जोड़ेंगे एक दिन में अगर 8 घंटा तो 30 दिन में कितना, तो 30 गुणे 8 होगा और वो होगा आपका 240 आवर। 240 आवर, 240 आवर आप लिए। पानी पी ले थोड़ा सा। कितना टाइम हुआ 240। अब 240 आवर आ गया, आपको पावर आ गया, लेकिन आपसे कुछ और कह रहा है। कह रहा है कि 1 किलो वाट आवर, 1
किलो वॉट आवर कितने रुपए पड़ रहा है? 3 रुपए। तो आपसे कह रहा है खर्चा कितना आएगा, तो क्यों ना हम एनर्जी निकाल लें। एनर्जी निकालेंगे बेटा तो आपको पता है कि एनर्जी बराबर क्या होता है, किलो वॉट आवर इसका यूनिट होता है। तो ये 400 वॉट दिया है, 400 वॉट को जब हम किलो वॉट में बदलेंगे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 400 बटे 1000 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा और ये 10 है आपका, तो आ जाएगा आंसर 0.4 किलो वॉट। यानी जो बल्ब है वो कितने पावर का है? 0.4 किलो वॉट का। अब एनर्जी बराबर आप पढ़े हैं किलो वॉट आवर। कितना किलो वॉट है? 0.4 और आवर कितना है? 24,240 घंटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी बराबर आएगा आपका कितना? 240 का अगर करें 48 दूना 96 और एक जीरो से 4 होगा, 48 दूना 96, तो लगभग आपका एनर्जी आएगा 96 किलो वॉट आवर। यानी कि एक महीने में अगर 8 घंटा वो फ्रिज चला तो वो कितना वॉट आवर, कितना यूनिट बिजली खपत करेगा? वो करेगा 96 किलो वॉट आवर। आपसे कॉस्ट पूछा है तो 1 किलो वॉट बराबर कितना? 3 रुपए। तो 96 बराबर कितना होगा? सो टोटल कॉस्ट क्या करेंगे? अगर एक पेन का दाम 3 रुपया है तो 10 पेन का दाम कितना होगा? सर जी क्या पूछ रहे हैं? हाँ ये है जी। बस कॉन्सेप्ट ये था, आपको पावर वॉट में दिया था, आपको किलो वॉट में चेंज करना था और आपको आवर में टाइम निकालना था। टाइम निकालना था एक दिन में 8 घंटा, तो 30 दिन में कितना घंटा? तो आप मल्टीप्लाई कर दिए 240। यहां से आप एनर्जी निकालेंगे तो आपको पता चला कि 96 किलो वॉट आवर है। तो एक अगर किलो वॉट आवर में आपका 3 रुपए है तो 96 किलो वॉट आवर में कितना? तो टोटल कॉस्ट बराबर हो जाएगा आपका 96 गुणे 3 और रुपए आएंगे आपको 96 गुणे 3 कितना होगा? 288। ये आपका 288 रुपए आए। आपका बिल आया कितना? 288 रुपए। इसीलिए कहते हैं ज्यादा रेफ्रिजरेटर फ्रिज मत चलाया करो, बंद कर दो, पैसा बचाओ, तब न घर में जाके अपने बचाओगे उनका। नहीं जी नहीं बचाना, वो कुछ वो जाने, वो काम जाने, आप लोग को का समझ में आया कैसे सवाल करना? आपको वॉट दिया था उसको किलो वॉट में चेंज करेंगे, एक दिन में 8 घंटा तो 30 दिन में कितना घंटा इसमें चेंज करेंगे, फिर एनर्जी निकालेंगे, आपका 96 किलो वॉट आवर आया। एक यूनिट में 3 रुपया, तो 96 किलो वॉट आवर में कितना? तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा आपका 288 रुपए। और ये रहा आपका बिल 288 रुपए महीने का, वो भी किसका? फ्रिज का केवल। अब बस नेक्स्ट सवाल आ गया लाइट का। हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सवाल कर चुके हैं, 14 सवाल करा है और यकीन मानो उस 14 सवाल के अगर आपको बाहर सवाल मिले तो आप कहिएगा। कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट हाँ तबीयत खराब था, कल तबीयत खराब था हमारा, इसी सोचते आज ही वीडियो डालने वाले थे लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से डिले हो गया। अम्मी हमारे जब तेल रख के एकदम मारते समय एकदम पूरा छाप देती है, वही की थी कल, इसी वजह से कल वीडियो नहीं आ पाया। मतलब एक दिन डिले हो गया, चल कल आज जो भी समझो, लेकिन एक दिन डिले हो गया। चलिए कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव जिंदगी में लगे रहते हैं, बस हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए, निभाने का काम हमारा। चलिए अब लाइट वाले सवाल पे आते हैं, लाइट के सवाल करेंगे। लाइट के भी सवाल का आपको कॉन्सेप्ट वही है कि आपको पहले गिवन लिखना, और आपको लाइट वाला चैप्टर बढ़िया से पढ़ा चुके हैं, कब माइनस लेना कब प्लस लेना, अब यहाँ तुम लोग को थोड़ा बहुत बताएंगे एकदम बस हल्का। चलो सवाल कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम कितने दूर रखे हैं? 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर है, उसके सामने हम 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसका फोकल लेंथ कितना है? जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज बाय दिस मिरर। तो आपको सवाल लिखने होंगे कि क्या क्या दिया है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर ये है, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ। ऐसे सवाल आप लाइट के करेंगे तो ये बना के करेंगे और मजा आएगा। 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ, यानी कि ये क्या दिया आपको? ये यू दिया है, और यू कितना होगा? यू होगा -10 सेंटीमीटर, क्योंकि इस साइड रखा हुआ। और कनकेव मिरर है तो चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स कनकेव लेंस हो, इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है?
माइनस होता है और वो भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। आपसे भी पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा है। अब मिरर है तो हमारे बाबू बहनी मिरर फॉर्मूला याद है? अरे सर जी मिरर याद है, आईना देखते हैं दिन भर, फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारे बाबू बहनी फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपको सवाल में भी निकालना है, एफ दिया है और यू दिया। वैल्यू रखिए 1/f कितना -15, v को आपको निकालना है और u कितना 1/-10 है, ध्यान दीजिएगा -10 है। अब -10 को हम उधर लेके जाते, भाई हमको निकालना भी, तो क्यों ना हम इसको उधर लेके चले। तो जैसे ही आप उधर लेके जाएंगे तो 1/v बराबर होगा, ये माइनस था तो उधर क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस को हम 1/10 लिख देंगे और ये माइनस वाला माइनस ही रहेगा। बस आंसर सॉल्व कर लीजिए। 1/v बराबर एलसीएम कितना होगा 15 और 10 का 30 होगा, 3 बार में जाएगा 10 या 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और ये 2 बार में जाएगा और माइनस लिखेंगे। क्यों माइनस लिखेंगे? माइनस क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस दिया हुआ, तो 1/v बराबर कितना आया 1/30, और v को जब ऐसे आप उल्टा करेंगे, एक को नीचे और एक को यहाँ पे, तो v बराबर कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। ये रहा आपका हंसता खेलता जागता हुआ आंसर। देख लो सही आया है ना। कनकेव मिरर था, आपको ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था 10 सेंटीमीटर पे, तो u बराबर आप लेंगे -10 सेंटीमीटर। f दिया है आपको, फोकल लेंथ दिया f बराबर -15 सेंटीमीटर। क्यों माइनस है? क्योंकि वो कनकेव मिरर था। अब जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे तो 1/f कितना है -15, भी आपको निकालना और प्लस 1/u कितना है -10। माइनस को जब आप उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखे हुए 1/v बराबर 1/10, ये आपका माइनस वाला उधर गया तो प्लस हो गया, और माइनस वाला तो माइनस ही रहेगा ना, तो -1/15। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 30 एलसीएम होगा, यहाँ पे 3 लिखेंगे और भी आपका कितना आया 30 सेंटीमीटर। केवल 2 ही फार्मूले आपको याद रखने, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और एक फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, दोनों लेंथ मिरर और लेंस के लिए। कॉन्सेप्ट आपको लाइट वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो जाके उस चैप्टर को पढ़ लो, गधों पढ़ लो तब कॉन्सेप्ट। अरे थोड़ा सा 2x पे, अब 3x पता नहीं आया नहीं, लेकिन 2x तो आया। कर लेंगे सवाल, कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। लाइट के भी और भी ढेर सारे सवाल हैं। अगला सवाल है, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। ये तुम लोग के लिए है गधों, रोको और करो। सेम कॉन्सेप्ट है, पिछले वाले सवाल के सेम कॉन्सेप्ट है, ये है सेम कॉन्सेप्ट है। एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से कितना दूर रखा हुआ 25 सेंटीमीटर, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यानी कि u आपको कितना दिया है, u दिया आपको -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया, फोकल लेंथ आपको दिया f बराबर 20 सेंटीमीटर। माइनस लेंगे प्लस लेंगे, माइनस लेंगे गधों, कनकेव मिरर है ना। हमारे बाबू बहनी बुद्धि कम हो गया आप। फिर वो आपसे पूछ रहा, पोजीशन पूछ रहा और नेचर पूछ रहा, भी बराबर पूछ रहा है। फॉर्मूला फिर लगाएंगे भाई, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लगाएंगे, लगाएंगे तो 1/f कितना दिया है, 1/f दिया है आपका -25, 1/v आप ऐसे ही लिखेंगे और 1/u कितना है, 1/u है -25। अरे गधों बताओ कि सर जी आप गलती कर रहे हैं, यहाँ पे आपको 20 लिखना, आप 25 कहां लिख रहे हैं, ये लिखना आपको, वो भी कितना -20। फिर वही वाली कहानी, 1/v को यही छोड़ेंगे, ये माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस वाले को उधर लेके चलते, उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/v बराबर ये उधर जाएगा तो 1/25 प्लस हो जाएगा, और माइनस वाला ऐसे के ऐसा रहेगा। कोई दिक्कत क्या हमारे बाबू बहनी को, कोई दिक्कत है नहीं है? तो आगे बढ़े और एलसीएम निकालते हैं। 1/v बराबर 20, 25 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 25 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 5 20, 25 100 होगा। ये 4 बार में जाएगा तो यहाँ 4 लिखेंगे, ये 5 बार में जाएगा तो -5 लिखेंगे। 1/v बराबर आया आपका -1/100, तो v बराबर आपका आया -100 सेंटीमीटर। देख लो कुछ गलत सलत नहीं कर रहे हैं। v बराबर कितना आया -100 सेंटीमीटर। अब आपको b तो मिल गया, आपसे नेचर पूछा है। v मतलब क्या,
ये यानी कि 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ फोकल 20, यानी कि आपको कहां ये रखा हुआ है, ये बिटवीन सी और एफ के बीच में रखा हुआ, बिटवीन एफ और सी के बीच में, क्योंकि अगर फोकल 20 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 होगा, और 40 और 20 के बीच में रखा हुआ, यानी कि सी एंड एफ के बीच में रखा हुआ, तो इमेज ऑब्वियस सी बात है कहां बना होगा, यहां बना होगा। लेकिन माइनस आने का मतलब क्या है कि रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, और आपका मैग्नीफाइड बना है। ये आपका नेचर ऑफ इमेज। ऐसे आपको नेचर निकालने, ऐसे आपको पोजीशन ऑफ इमेज निकालना। उम्मीद है कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ज्यादा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे कह रहा है an object is placed at a distance of 30 centimeter from a pole of concave mirror. If its real and inverted image formed at 60 centimeter in front of the mirror, find the focal length of the mirror. घुमाया है हमारे बाबू बहनी को, ऐसे घुमा रहा है गोल गोल। क्यों घुमा रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको कह रहा है दिया हुआ है कनकेव मिरर का, कहां रखा हुआ है, -30 सेंटीमीटर। कह रहा है इस बार के रियल बना, इन्वर्टेड इमेज बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, और कितने दूरी पे बना, 60 सेंटीमीटर पे, यानी कि v बराबर कितना, 60। तो तुम लोग खुश हो गए होगे, सर जी सही तो है। रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, यानी कि ये कितना होगा, -60 होगा। और आपसे f पूछ रहा है, f, हाँ f मतलब फोकल लेंथ। फॉर्मूला लगाइए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रख दीजिए, b कितना है, -60, u कितना है, -30। अभी ऐसे आराम से करना, 1/f बराबर 1/f बराबर, ये माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1/60 होगा, और ये भी -1/30 होगा। एलसीएम 60 और 30 का कितना होगा 60 और 30 का कितना होगा, बताओ बताओ बताओ। 60 होगा, 60 होगा तो 60 का 60 में एक बार जाएगा तो ये -1 होगा, फिर ये 2 बार जाएगा तो ये -2 होगा। 1/f बराबर कितना आया, -3/60। तो f बराबर जब उल्टा करेंगे तो 60/3 आएगा, और ये माइनस लगा होगा, काट देंगे तो 20, और f बराबर आंसर आया -20 सेंटीमीटर। देख रहे हो, क्या तुम लोग को नहीं बताया था कि फोकल लेंथ चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कनकेव लेंस हो, हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। देखो आंसर क्या आया, -20 सेंटीमीटर। ऐसे आपको सवाल करने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान देना, इस बार आपको कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर से हम 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखें, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज बताइए। कभी भी कॉन्वेक्स की बात आए, वो भी मिरर की, तो नेचर हमेशा उसका क्या होगा, वर्चुअल होगा, और इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। करते हैं सवाल। ये आपका कोई कनकेव मिरर रहा होगा सुंदर सा, कितने दूर रखे हैं, 10 सेंटीमीटर दूर रखे, यानी u बराबर आपको -10 सेंटीमीटर दिया। कितना फोकल लेंथ, फोकल लेंथ f बराबर 15 सेंटीमीटर। क्या इस बार माइनस लगाएंगे, बताओ? नहीं लगाना है, क्योंकि इस बार ये क्या है, अरे हम भी लगाने से प्लस लगा दे। क्या है ये, कॉन्वेक्स मिरर। आपसे कह रहा है पोजीशन बताइए, फिर वही फॉर्मूला घिसा पीटा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/4 लग रहा है जी, 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना दिया है, 15। b हमारे बाबू बहनी को निकालना है। u कितना दिया है, -10। क्या माइनस को उधर लेके जाएंगे, प्लस होगा, ऑब्वियस सी बात है प्लस होगा, और 1/v बराबर होगा 1/10 प्लस 1/15 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब 1/v बराबर यहां लिख दे, 1/v बराबर एलसीएम कितना होगा, 15 और 10 का, एलसीएम 15 और 10 का कितना होगा, 30 होगा। 3 बार में जाएगा 10 3 30, और ये 2 बार में जाएगा 15 दूना 30। 1/v बराबर हो गया आपका 5/30। उल्टा करेंगे तो v बराबर आएगा 30/5। काटिए तो 6 बार में कटेगा, और v बराबर आया आपका आंसर 6 सेंटीमीटर। देख रहे हो प्लस आ रहा है,
प्लस आने का मतलब इमेज कैसा बना है, सीधा बना है, इरेक्ट बना। क्यों बना है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा इमेज कैसा बनता है, हमेशा इमेज बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। और आभासी बनने का रीजन ये है कि ये कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगला सवाल, अगला सवाल अपने बाबू बहनी के लिए। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्टिविटी बताइए। इसको भी चुल्ल मजा, एग्जाम चल रहा है तो कंडक्ट कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चलिए ठीक है, अब कर रहा है, मन है तो ठीक है, देख लेते। कह रहा है एक स्टूडेंट है जो एक कंडक्टिविटी को कंडक्ट कितना मतलब बुद्धि एकदम खत्म हो रहा है काजी, देख तुम लोग के लिए भाभी लाना पड़ेगा अब जल्दी, अब तब बुद्धि उद्धि हमारा काम करेगा। अच्छा नहीं, मजाक कर रहे हैं जी, अभी तो हम समय लगेगा, समय लगेगा। A student conduct an activity using a flask of height 15 सेंटीमीटर। ध्यान से पढ़ना। कह रहा है एक स्टूडेंट है जो कनकेव मिरर लिया हुआ है, कनकेव मिरर लिया है और एक एक्टिविटी कंडक्ट करा रहा है। जो फ्लास्क लिया उसका ध्यान से देना, हाइट पूछ, हाइट बताया h, हाइट दिया कितना 15 सेंटीमीटर। He find that image formed 45 सेंटीमीटर in height and real। ठीक, इमेज कितना बना, इमेज कह रहा है कि जो बना वो 45 सेंटीमीटर का बना। आपसे मैग्निफिकेशन पूछ रहा, बड़ा ही आसान सवाल जी, हम तो नहीं सोचे थे। ये आपका हाइट ऑफ इमेज है, ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, केवल मैग्निफिकेशन पूछा है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता नहीं किसी इतना आसान हम पीपीटी बना दिए। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m बराबर हाइट ऑफ इमेज कितना है सर जी 45, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है सर जी 15, तो m बराबर हो गया 15, काटेंगे ये 3, तो मैग्निफिकेशन कितना आया आपका 3। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और साथ में एक और फॉर्मूला होता है -b/u। वहीं अगर लेंस की बात करेंगे तो ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे लेंस के लिए प्लस हो जाएगा, लेकिन अभी कितना रखना आपको, माइनस रखना। अभी कितना रखना आपको, माइनस रखना है। अरे b/u याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। इतना आसान पूछ लिया जी तुम लोग से। चलिए ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल कह रहा है 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान देना, फिर से आपसे कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, ये आपसे कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। कितने मीटर, कितना हाइट है ऑब्जेक्ट का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है सर जी 5 सेंटीमीटर। कितना दूर रखा हुआ है, दूर रखा है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ दिया है आपको 15 सेंटीमीटर, और हमारे बाबू बहनी कॉन्वेक्स मिरर है, चाहे मिरर है चाहे लेंस है, आपको फोकल लेंथ कितना रखना है 15 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड पोजीशन, आराम आराम से करते हैं, पोजीशन पूछ रहा है भी, उसके बाद आपसे मैग्निफिकेशन पूछ रहा, फिर हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा, और नेचर पूछ रहा है आपसे। 4 चीज एक ही सवाल में, देख रहे हो, देख रहे हो, 4 सवाल एक ही सवाल में पूछा है। बारी बारी से करेंगे, पहले हम पोजीशन निकालेंगे। पोजीशन के लिए हमारे बाबू बहनी फॉर्मूला पढ़े। अच्छा तुम लोग बोर हो गए होगे, ये बात तो लेकिन हम माफी चाहते हैं, ये बोरिंग चीज था, क्योंकि ये आपको सवाल लगवाने थे, वो हमारा काम था, और माफी चाहते हैं हम आपसे, आपको बोर हुआ होगा क्लास में, क्योंकि आज हम भी हंसी मजाक नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ये सब सवाल है, लगाना जरूरी है, और अगले वाले में रिएक्शन आएगा, वहां पे हंसी मजाक के साथ आपको 2 शायरी सुना के जाएंगे। एक चैप्टर जब पढ़ाएंगे उसके शुरुआत में, और फिर एक लास्ट में, 2 शायरी अपने बाबू बहनी के लिए एकदम लास्ट में लिख के लेके आए, वो सुनाएंगे अगले वीडियो में। आज के लिए हम माफी चाहते हैं, बस पढ़ लो, कभी कभी पढ़ भी लिया करो, पढ़ लो पढ़ लो। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या पूछा, भी पूछा, वैल्यू रख देते हैं 1/f कितना है 15, भी हमसे पूछा है, और u कितना है सर जी -10, तो भी को यहां लेके जाएंगे, ये माइनस वाला उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, इतना होशियार हो गए हमारे बाबू बहनी, और 1/15। एलसीएम लीजिए, 1/v बराबर कितना होगा, एलसीएम 30 होगा, ये 3 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा, तो 1/v बराबर होगा 5/30। अच्छा इतना तो मैथ तुम लोग को आता है ना गधा, हाँ बहनी लोग आता है, उन लोग को नहीं कुछ कहेंगे, आता है ना इतना। तो 1/v, 5 भी बराबर ऊपर करेंगे तो 30/5 हो जाएगा,
तो v बराबर कितना आया 6 सेंटीमीटर। ये पहले वाले का आंसर आया, और जबकि आसान भी था, आपको शायद कर भी लेंगे। अगला वाला उसी में पूछा मैग्निफिकेशन, ये थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। दूसरा वाला बेटा आप लोग से पूछा मैग्निफिकेशन, एम पूछा। एम के लिए आप चाहे तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर ले, चाहे तो आप v अपॉन यू कर ले, लेकिन फिलहाल अभी हम मैग्निफिकेशन माइनस v अपॉन यू से निकालते हैं। कहां से निकालेंगे? माइनस v अपॉन यू। v कितना निकाले हैं सर जी? 6 सेंटीमीटर। और बाबू भाई ने 6 सेंटीमीटर लिख दिए। u कितना है सर जी? -10। ये माइनस तो रहेगा, ये -10, माइनस से माइनस कटा, बचा 6 अपॉन 10, और जब भाग देंगे तो m बराबर आएगा आपका 0.6। दूसरा वाला सवाल भी हो गया 0.6। अब आपसे तीसरा पूछा है कि हाइट बताइए इमेज का, तो अभी आपको फॉर्मूला बताया है m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v अपॉन यू। सवाल में आपको सब दिया है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v अपॉन यू, सब आपको सवाल में दिया। आप हाइट ऑफ इमेज निकालने वाले, यहां मैग्निफिकेशन निकाल चुके हैं, तो इस वाले चीज को आप भूल जाइए, क्योंकि हम वहीं से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा। हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना, एम कितना निकालें आप? 0.6। एम आप कितना निकाले हैं? 0.6। हाइट ऑफ इमेज ऐसे छोड़ दीजिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वहां पे दिया, कितना दिया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया आपको 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर होगा आपका, कैसा लिखा रहा है जी, हम तो समझ ही नहीं पा रहे। अच्छा इधर का मिटा दे। अच्छा चलो ज्यादा फिर हम बता दे रहे शुरू से। भी आप कितना निकाले थे? भी आप निकाले थे 6 सेंटीमीटर, ये आप निकाल चुके थे। मैग्निफिकेशन पूछा, मैग्निफिकेशन बराबर हम पढ़े -v अपॉन यू। v कितना है? 6, u कितना है? -10, माइनस से माइनस कटा, 6 अपॉन 10 आया, तो m बराबर आप भाग देंगे तो आएगा 0.6। अब आपसे हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज निकालना है आपको, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप इधर कर दीजिए, तो m बराबर होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज बराबर होगा, m कितना निकाले? 0.6, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना वहां पे? 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा 6 × 5 = 30, और 0 पॉइंट लगाएंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। समझ में आया? समझ में आया। कॉन्वेक्स मिरर है तो नेचर हमेशा ऑब्वियस सी बात है वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। सॉरी, हमेशा मैग्नीफाइड नहीं बनेगा, लेकिन आपको वर्चुअल और इरेक्ट तो दोनों बनेंगे। तो ऐसे सवाल आपको पूछेंगे, जरूरी नहीं है कि आपसे चारों सवाल पूछे, आपसे 2 सवाल, 1 सवाल इसमें से पूछ सकता। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। ऐसे ही सेम सवाल है। An object of 4 centimeter tall is placed at 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। यानी कि एक 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है जो किसी कॉन्केव मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, जिसका फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर दूरी पे, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कह रहा इट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इमेज विल बी फॉर्म्ड। फिर वही वाला सवाल, घिसा पीटा सवाल, और यही सवाल एग्जाम में आते भी है। कह रहा है कि इमेज कितना दूर बना, फिर आपसे हाइट पूछा, मैग्निफिकेशन और नेचर, फिर बारी बारी से करते। सवाल में दिया क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है कितना? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि टॉल पूरा कितना लंबा, कितना दूर रखा हुआ है, यानी कि u दिया है आपको कितना? -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कनकेव मिरर है तो होगा -10 सेंटीमीटर। अब आपसे भी पूछ रहा है, तो भी के लिए आप फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लगाएंगे ना? लगाइए। अब वैल्यू रखना, वैल्यू रखना, वैल्यू, आंसर आ जाएगा आराम से। 1/f, f कितना है? -15। भी आपको निकालना है, u कितना? अरे उल्टा लिख देगा, सॉरी सॉरी सॉरी। f कितना है? f है आपका -10, और u कितना आपका? -15। -15 को फिर हम उधर लेके जाएंगे तो 1/v बराबर होगा आपका 1/15, क्योंकि माइनस वाला उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और साथ में 1/10, ये माइनस रहेगा, ये आपका माइनस रहेगा।
रहेगा ना, ये माइनस वाला तो बचा रहेगा ना। अब सवाल करिए, 1/v ऐसे ही छोड़ दीजिए। एलसीएम लेंगे 15 और 10 का कितना होगा, 30 होगा। ये 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, -3 होगा। तो 1/v बराबर 2 में से 3 जाएगा -1/30। तो v बराबर आपका आया -30 सेंटीमीटर। गलत हुआ, अच्छा कनकेव मिरर है, सॉरी, हमें लगा कि कॉन्वेक्स मिरर और v माइनस में आ रहा है, ये तो असंभव है। हाँ, जैसे वो वापस नहीं आ सकती तुम लोग की लाइफ में, वैसे ये भी नहीं आ सकता। v बराबर आपका -30 सेंटीमीटर, अगर कन्वेक्स होता तो कभी आता ही नहीं। तो ये आपका v आ गया। उसके बाद आपसे मैग्निफिकेशन पूछ रहा, तो मैग्निफिकेशन बराबर फॉर्मूला पड़े -b/u। ये माइनस है, v कितना आया -30, u कितना आया आपका -10। माइनस से माइनस कटा तो m बराबर ये काटेंगे 3 आएगा, और m बराबर क्या आया -3। m बराबर आपका आया -3। उसके बाद आपसे क्या पूछा, हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन बराबर आप पढ़े होंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज फिर से दोबारा वही सवाल, तो m का गुणा करेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। m कितना है आपका -3, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा हाइट ऑफ इमेज का आपका -12 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। बढ़िया से देख लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। केवल आपको कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, केवल आपका कॉन्सेप्ट है। कुछ अगर थोड़ा बहुत अगर इधर उधर माइनस प्लस से गलती हो जाए तो हम आपके भैया हैं, आप हमारे बाबू बहनी है, दिल खोल के माफ करिएगा। हाँ, दिल खोल के माफ कर देना, ही नहीं कि अब सर जी अरे आप गलत पढ़ा रहे हैं। कभी कभी होता है कुछ, अगर कहीं माइनस प्लस का इधर उधर हो जाए, क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट बने आगे, अगले सवाल पे आते हैं। रिफ्रैक्शन के सवाल है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम x एंड y आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, किसका दिया, x का दिया कितना 6/5, y का कितना, अच्छा पता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट करते हैं। y का कितना दिया, y का दिया 4/3। कह रहा फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, अरे चलो किसी को x मान लो, अरे गधो किसी को वो वाला x नहीं मानना है, किसी को x मान, किसी को भी आप चाहे तो यहां पे इसको x मान सकते हैं। ताजा हो गया जब x का नाम लेते ही, नहीं नहीं एकदम डटे रहना। आपसे कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसका आपसे पूछे उसको आपको पहले लिख लेना, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछे आपको उसके बाद में लिख लेना। पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि आपको y जिसका पूछ रहा है उसको पहले लिखना, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको बाद में लिखना, और जो पहले होगा उसे हम ऊपर लिखेंगे और जो बाद में होगा उसे नीचे लिखेंगे। अब y बराबर कितना दिया है 4/3, और nx कितना दिया है 6/5। अब आपको पता अगर ये दोनों हो ऊपर जाएंगे तो इनवर्स हो जाएंगे, यानी कि 4/3 होगा, और 5 ऊपर चला जाएगा और 6 कहां चला जाएगा नीचे। गुणा करेंगे 4×5 20 होगा, और 6×3 18 होगा। काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा, और ये आपका 9 बार में जाएगा, 10/9, और आंसर आएगा आपका 1.1। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। बस एक कॉन्सेप्ट ऐसे सवाल पूछता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो जिसका पूछे हमें पहले उसको लिख देना, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको बाद में लिखना, और जो पहले है वो ऊपर रहेगा, और जिसके जो बाद में वो कहां रहेगा, नीचे रहेगा, और आप आंसर कर लेंगे। कर लेंगे, आगे बढ़ते। नेक्स्ट सवाल अपन बाबू बहनी के लिए, फिर वैसे ही सवाल है, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। अभी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझे, कि अगर आपको जिसका पूछ रहा है उसको पहले लिखना, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है आप उसको बाद में लिखना। अब ये सवाल पे आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यही लगा लो, हरियर कलर से लगा दें, लाल कलर से लगा दें, चलो लाल कलर से लगा दें अपन बाबू बहनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, छोड़ के मत जाइएगा ऐसे सवाल। और रिफ्रैक्शन से सवाल ज्यादा आते हैं, जबकि छोटा टॉपिक है रिफ्लेक्शन के कंपेयर में, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला। तो ये सवाल आप छोड़ के नहीं जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे छोड़ के नहीं जाना हम लोग।
फिर आपसे कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज 4/3 एंड 3/2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि NW आपको कितना दिया है 4/3 एंड ग्लास यानी कि NG आपको कितना दिया है, वो दिया आपको 3/2। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ओहो नेक्स्ट लेवल का सवाल है, ग्लास में स्पीड दिया आपको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर यानी कि आपको VW दिया, ये आपसे पूछ रहा है। सर ये ऐसे कॉन्सेप्ट, हाँ गधो बहुत मारेंगे, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था। अच्छा मारेंगे नहीं, अपन बाबू भाई नहीं मारेंगे, इतना इज्जत करते हैं हम लोग का, तो कभी कभी आ जाता। ऐसे सवाल आपको दिए होंगे आपको बताए थे कि एन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। अब आपको किसी को एक के रिस्पेक्ट में लिखना, हम लिख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू WRT लिख देना, समझ जाइएगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब पूछे जिसका अगर लिखा हो पहले उसे पहले लिखना, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा उसे बाद में लिखना, यानी कि आपको लिखना है NW, और किसके रिस्पेक्ट में पूछा है G के, तो आप ऐसे लिखेंगे, और NW ऊपर लिखेंगे और जो बाद में होगा उसे नीचे लिखेंगे। अब जब हम स्पीड की बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अगर हमें अब स्पीड लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, ग्लास का ऊपर लिखेंगे और वाटर का नीचे लिखेंगे। बस अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये सवाल आप गलत करके नहीं आए। आपको क्या करना है, जो जो दिया वो लिख देना, आपको अपनी मर्जी से, अगर रिस्पेक्ट दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से लिखेंगे। हम मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, वाटर का पूछा है तो हमें पहले वाटर लिखना है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा ग्लास को उसको बाद में लिखना, जो पहले लिखा हुआ उसे ऊपर लिखेंगे, जो ग्लास वाला नीचे उसे नीचे लिखेंगे। अब वैल्यू और स्पीड क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, अगर वाटर ऊपर है तो स्पीड नीचे कर देंगे, ग्लास नीचे है तो स्पीड ऊपर कर देंगे, बस वैल्यू रखिए। NW कितना है, NW आपका 4/3, NG कितना है 3/2, सही है, बराबर करेंगे। VG कितना दिया आपको, VG दिया आपको 2 × 10⁸, और VW हमें निकालना, पहले इसको इधर के सॉल्व कर ले, ये जब ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा ये 4/3 × 2/3, और ये बराबर में ऐसे लिखेंगे 2 × 10⁸ VW। सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 होगा, और ये कितना होगा 3 × 9, और ये होगा आपका 2 × 10⁸, और ये होगा आपका VW। क्या हम VW को इधर लेके चले आए, जैसे ही हम VW को इधर लेके आएंगे, 8 कहां आएगा नीचे और 9 कहां जाएगा ऊपर, यानी कि 9 × 2 × 10⁸, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, 9 × 2 × 10⁸, और 8 कहां जाएगा, वो आ जाएगा नीचे, यहां से काटेंगे 4 होगा, तो VW बराबर होगा 9, भाग दे दीजिए, 9 4 का कितने में आएगा, 4 दूनी 8, फिर कितना बचा आपका, 1 बचेगा, फिर 4 दूनी 8, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, VW आपका ये आंसर आया। जाइए देख लें उधर का, दिखाई दे रहा है सर कितना है, VW बराबर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सवाल था आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और वाटर का दिया, आपका स्पीड दिया है ग्लास में, आपसे वाटर का पूछ रहा है। जो जो दिया है आपको वो लिखना, अगर आपसे किसी रिस्पेक्ट में बात करेगा तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी मर्जी से लेंगे। हम मान लिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और अभी बताएं जिसका पूछेगा उसे पहले लिखना, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको बाद में लिखना। तो यानी कि W पूछा था हम पहले लिखे, रिस्पेक्ट में G के पूछा, अब जो पहले था उसे ऊपर लिखे NW/NG, और स्पीड का इसको उल्टा कर देना, अगर वाटर का ऊपर है तो ग्लास का हम ऊपर लिखेंगे और वाटर का नीचे कर देंगे, ऐसे लिखेंगे और वैल्यू रख देंगे। वाटर का कितना दिया है 4/3, ग्लास का कितना दिया है 3/2, स्पीड इन ग्लास कितना दिया है 2 × 10⁸, और वाटर में कितना दिया है, अभी हमें यही निकालना। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4/3 ऐसे छोड़ देंगे, नीचे का 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, सॉल्व करेंगे 8/9 आएगा, 2 × 10⁸, और VW मतलब स्पीड ऑफ
लाइट इन वाटर। अब इसको जब हम उधर लेके जाएंगे यहाँ पे, तो 8 वाला नीचे आ गया और 9 वाला ऊपर चला गया। यहाँ पे काटेंगे, 2 चौको 8 होगा, और आप ऐसे करेंगे तो भाग देंगे, आंसर आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से सवाल करिएगा। अगला सवाल है, बढ़िया बढ़िया सवाल है, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यानी कि इस बार एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1 एंड ग्लास Ng दिया है आपको, Ng कितना दिया है 2/4। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्या पूछा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ध्यान से पढ़ना, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, किसका पूछा? एयर का, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि आपसे ये पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ऊपर क्या लिखेंगे? Na, नीचे क्या लिखेंगे? Ng। ए कितना है 1, एयर का कितना 1, Ng है 2/4। सॉल्व करेंगे तो 4 कहां चला जाएगा? ऊपर, और 2 यही रहेगा, काटेंगे तो आंसर आएगा 2। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अभी और भी पूछा, ऑल्सो फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यानी इस बार क्या पूछा आपसे, ये मान लेते हैं पहला सवाल था। दूसरा सवाल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी कि Ng, किसके रिस्पेक्ट में पूछा? विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये पूछा है आपसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आया? फिर वही लिखना है, जो पहले उसे ऊपर लिखेंगे, जो बाद में है उसे नीचे लिखेंगे। Ng कितना दिया है 2/4, और एयर का कितना होता है 1। सॉल्व करेंगे 2/4 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं है। काटेंगे तो 1/2 आएगा, और ये आंसर होगा आपका 0.5। देख रहे हो सवाल कैसे बदले जज्बात को अपने। एक बार आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछा था, तो आपका जिसके पूछा ए पहले लिखेंगे, जी बाद में लिखेंगे। आंसर ये आया आपका 2। बाद में दोबारा पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ग्लास पहले लिखेंगे, एयर बाद में लिखेंगे, और G/Na करेंगे, आंसर आएगा 0.5। ये थे आपके कुछ न्यूमेरिकल सवाल, और बढ़िया बढ़िया सवाल थे, अच्छे अच्छे सवाल थे। एक बार आप ट्राई करिएगा घर पे, घर पे क्या अपने मर्जी से सवाल करिएगा, और बढ़िया बढ़िया सवाल थे। 22-23 सवाल कराए हैं, 22-23 सवाल कराए हैं आपको। इतना करिएगा, सफिशिएंट है आपके लिए। बस आपसे इतना ही कहना, आप मेहनत करते रहिएगा, मेहनत करके बाबू कुछ करिए, बहनी कुछ करिए जिंदगी में अपने। इसलिए आपको लाइव नहीं आ रहा है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आप अपनी पढ़ाई एकदम जोरों शोरों से कर रहे होंगे। 2-3 दिन बचा है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, मेहनत कर लो। रिक्वेस्ट है आपसे, मेहनत कर लीजिए, बढ़िया से करिए, और फोड़ फाड़ के चले आइए सर, और नहीं एग्जाम फोड़ के आइए, पेपर दे के आइए बढ़िया से। और आपके लिए अगला वीडियो जो ऑल रिएक्शन लेके आएंगे साइंस का, जितने भी पूरे साइंस चैप्टर में रिएक्शन है एक साथ लेके आएंगे, ताकि आपको ज्यादा घूमना ना पड़े, और उससे 12-13 नंबर के सवाल आसाम से मिल जाएंगे आपको। तो उम्मीद है कि आप बढ़िया से किए होंगे सवाल, अच्छा लगा होगा। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे लाइक करो शेयर करो, वो मुंह से निकल गया, गलती हो गई हमसे। बढ़िया से करके आइएगा, और अपने आप से सवाल करिएगा। नहीं समझ में आएगा तब आप वीडियो देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।